बैक एवरीवन। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो है जो हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का वन शॉट शुरू किया था, उसका सेकेंड पार्ट। एंड मोस्ट प्रॉब्ली टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल चैप्टर एंड आफ्टर दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कीप अ सेपरेट सेशन। एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे नीट में PYQs जो है वो सॉल्व करा के ले लूँगी। ठीक है, तो उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो चेक करके आए, वो वाला पूरा नोट्स वोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, एंड देन इस पे जंप करो तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। अब व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ द गैसेस? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस क्या है? सो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। बेसिकली वी नो दैट। इसके बाद हम लोग को एक्सचेंज ऑफ द गैसेस पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस पढ़ना है, और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है जैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, बोहर्स इफेक्ट, ये सारा मैं इस टॉपिक में आपको करवा लूंगी। ठीक है, चैप्टर में। नाउ एल्वियोलाई, वी नो दैट एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। मतलब क्या कि ये अब सपोज आपका एल्वियोलाई है, ठीक है, आप लोगों ने एयर लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा एंड ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में डिफ्यूज़ होगा, ब्लड में डिफ्यूज़ होने के बाद टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू से CO2 जो है वो इधर जाएगा ब्लड वेसल्स में, एंड ब्लड वेसल्स से CO2 इधर जाएगा। तो मेरे पहले वीडियो में मैंने एक आपको रूल बताया था, राइट? एक रूल आपको बताया था कि एयर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर, एयर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर हो रहा था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई था, एल्वियोलाई और लंग्स का प्रेशर लो हो गया था, तो एयर एल्वियोलाई के अंदर आ गई थी। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इधर कम होगा, इसीलिए एयर ऑक्सीजन फ्लोड फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलाई। अब वापस ऑक्सीजन यहाँ एल्वियोलाई से इसमें क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा एंड यहाँ लो होगा, तो ऑक्सीजन बोलेगा नहीं मुझे लो वाले साइड पे जाना है, तो वापस फ्रॉम द एल्वियोलाई टू ब्लड में आ गया। ठीक है, और वापस ऑक्सीजन यहाँ भी नहीं रुका है, ऑक्सीजन ने देखा कि अरे टिश्यूज में भी तो मेरा पार्शियल प्रेशर कम है, मुझे वहाँ पे भी अपना पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है, तो वापस ये हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से टिश्यूज में जहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ चला गया। ठीक है, वही चीज़ अब हम यहाँ देखेंगे। हमें पता है कि जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये जो टिश्यूज़ है इसमें एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, टिश्यूज़ में एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होती है तो क्या होता है, कार्ब्स का ब्रेक डाउन होता है इनटू एनर्जी प्लस CO2, तो CO2 रिलीज हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, इस टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे? यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो है तो ये बोलेगा कि मुझे इधर बढ़ाना है। और यहाँ तो आपको पता है एल्वियोलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और CO2 का कम होता है, इसीलिए यहाँ से बोलेगा कि नहीं यहाँ पे भी तो पार्शियल प्रेशर कम है, इसलिए मैं यहाँ से वापस यहाँ जंप करूँगा। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ द पार्शियल प्रेशर डिफरेंस द एयर is exchanging between the alveoli, between the blood vessels and between the tissues. Is this clear to you guys? See, exchange of the gases occur between the alveoli, blood and tissues. Gaseous exchange is a passive process जो simple diffusion से हो रहा है। ये इसमें simple diffusion हो रहा है, diffusion, इसमें कोई active ATP खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसमें एक simple diffusion के माध्यम से आपका पूरा gases का exchange हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं वापस आपको एक बार बताती हूँ। देखो ये सब जो पूरा खेल है ना, ये पार्शियल प्रेशर का खेल है। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो क्या होगा, ये एल्वियोलाई के अंदर आएगा जहाँ पे PO2 ज़्यादा होगा और PCO2 कम होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, PO2 यहाँ ज़्यादा हो गया है तो वो देखेगा कि अरे ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें तो सब गंदा वाला ब्लड है, जो टिश्यूज़ गंदा वाला CO2 रिच ब्लड दे रहा है वो है, तो इधर भी तो मेरा पार्शियल प्रेशर कम है, तो मुझे O2 को इधर डिफ्यूज़ कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर है, यहाँ लो है। फिर वो यहाँ आने के बाद देखता है कि अरे टिश्यूज़ में तो एनर्जी जनरेट होने के साथ साथ CO2 बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया है, यहाँ पे O2 का प्रेशर कम है, O2 का लेवल कम है। ठीक है, O2 का लेवल यहाँ कम है तो मुझे यहाँ O2 देना पड़ेगा।
मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, O2 देना पड़ेगा। तो वापस से जो O2 ब्लड वेसल्स में है वो डिफ्यूज़ होके यहाँ पे आता है, ठीक है, टिश्यूज़ में आता है। और अब आपको है ना ये बात जान लेनी चाहिए कि ऑक्सीजन और ये सब यूज़ क्या है, टिश्यूज़ को यूज़ क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ जो है ये क्या है, आपके टिश्यूज़ है, ठीक है, टिश्यूज़, ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं। अब ऑर्गन्स क्या करते हैं ना, कार्ब्स को O2 के साथ जोड़ते हैं। O2 जो ऑक्सीजन इनको हम दे रहे हैं ना टिश्यूज़ को, ऑक्सीजन हम टिश्यूज़ को दे रहे हैं ना, तो ये ऑक्सीजन कैसे यूज़ करेंगे टिश्यूज़, और कार्ब्स विल बाइंड विथ O2 एंड विल फॉर्म एनर्जी प्लस CO2। तो बहुत बार मतलब O2 दे रहे हो कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली CO2 बन रहा है। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है। अगर CO2 बन रहा है कंटिन्यूसली, CO2 कंटिन्यूसली बन रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ पूरे में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। CO2 की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा हो गई तो CO2 क्या बोलेगा, अरे ये ब्लड में मेरी मात्रा कम है, मेरा पार्शियल प्रेशर ब्लड में कम है, तो मैं हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से उसको लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में भेजता हूँ। फिर मैंने ब्लड वेसल में CO2 देखता है कि अरे एल्वियोलाई तो पूरा O2 से भरा हुआ है, यहाँ पे तो मेरा पार्शियल प्रेशर कम है, तो मैं CO2 को यहाँ पे भेज देता हूँ। तो ऐसे करके O2 इधर आता है और CO2 ऐसे करके बाहर आप एक्सपायर करते हो। आर वी क्लियर? ये पूरा एक्सचेंज एंड इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है, एकदम सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से ये हो रहा है। तो देखो अभी यही चीज़ मैंने आपको इधर न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में समझा दी। न्यूमेरिकल्स मतलब क्या, कि आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। अब देखो मैं आपको बेटर अंडरस्टैंड कैसे होगा, आपने देखना है कि एल्वियोलाई में, ये आपका एल्वियोलस है, इसमें आप देखो, ठीक है, O2 का कितना है 104, O2 कितना है इसमें 104, ठीक है, O2 कितना है इसमें 104 mmHg और CO2 कितना है इसमें 40 mmHg, ठीक है, Hg। अब मेरी बात सुनो, तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा है, O2 सबसे हाई है, तो O2 को डिफ्यूज़ होना चाहिए, O2 को डिफ्यूज़ होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, O2 यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, O2 यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, O2 यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये समझ रहा है आपको, ये कौन सा डायग्राम है, मैं इस डायग्राम को यहाँ समझाऊँ आपको, ठीक है, वेट, आपको यही डायग्राम मैं इधर समझा देती हूँ। सी वेरी सिंपल, व्हाट दे हैव डिड, दे हैव मेड दिस 4 चेम्बर ऑफ हार्ट। इन्होंने ना ये 4 चेम्बर बनाया है हार्ट का, जिसमें ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, अरे ये क्या हो गया, ये राइट वेंट्रिकल है और ये राइट एट्रियम है। ये हो गया आपका हार्ट, ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया। और हार्ट के ऊपर लंग बना देती हूँ मैं, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी, ये बहुत ही एकदम पिक्टोरियल है, जो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैं क्या बना देती हूँ, आपका टिश्यूज़, ऑर्गन। अब मेरी बात ना ध्यान से समझना, आपको पता है कि ऑर्गन्स जो है वो CO2 को यूज़ करते हैं, सॉरी O2 को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड CO2। तो जाहिर सी बात है कि उनका ब्लड जो यहाँ से ऑर्गन से ब्लड आ रहा होगा वो गंदा ब्लड होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा CO2 होगा ना। क्योंकि ऑर्गन क्या कर रहे हैं, ऑर्गन बेसिकली करते क्या है, ऑर्गन्स आर यूजिंग, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसमें, प्लस CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये CO2 रिच ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, CO2 रिच ब्लड जाएगा राइट एट्रियम के पास और बोलेगा कि अरे मैं तो गंदा ब्लड हूँ, मुझे प्योर होना है। तो राइट एट्रियम क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है, तुझे प्योर होना है ना, तो तू एक काम कर, तू, अरे यार व्हाट इज दिस हैपनिंग, शिट, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। तो वो क्या बोलेगा कि अरे तुझे प्योर होना है ना, तो तू एक काम कर, राइट वेंट्रिकल के पास जा। तो ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा और राइट वेंट्रिकल से सीधा कहाँ गया, लंग्स में गया, ठीक है, ये कहाँ गया, सीधा लंग्स में गया। अब ये लंग्स में जाने के बाद क्या बोलेगा कि लंग्स मुझे प्योर करो, मैं पूरा गंदा ब्लड हूँ। तो लंग्स क्या करेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं तुझे प्योर तो कर देता हूँ, चल तो CO2 रिच है ना, तो मैं तुझे ऑक्सीजन रिच बना देता हूँ। तो लंग्स ने वापस उसको ऑक्सीजन रिच बनाया और कहाँ भेजा, लेफ्ट एट्रियम के पास, और क्या बोला कि ये ले भाई
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके अपने सारे ऑर्गन्स को दे दे, सो दैट ऑर्गन्स O2 को यूज़ करके वापस एनर्जी और CO2 बना सकेंगे। तो राइट एट्रियम बोलता है ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजता है, लेफ्ट एट्रियम बोलता है ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, उसको वापस ऑर्गन्स के पास भेजेगा। डू यू अंडरस्टूड दिस पाथवे? ये पाथवे समझ में आ गया सबको क्या हो रहा है? तो वही चीज़ यहाँ हुई है। अब इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बोलते क्या है। इसको तो आप बोलोगे वीना कावा, ये एकदम बड़ी वाली जो राइट एट्रियम के पास लेके जा रही है, ये हो गई आपकी वीना केवा, ठीक है। अब जो भी लंग्स से जुड़ी वेसल्स है ना, जो भी वेसल्स ये लंग्स से जुड़ी है, इसको आपको क्या बोलना है, इसको आपको बोलना है पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी। आर्टरी मतलब क्या, जो ब्लड लेके आता है, ठीक है। आर्टरी मतलब क्या, जो ब्लड लेके आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आता है। बट यहाँ तो लंग्स के पास डीऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड CO2 रिच ब्लड जा रहा है। आर्टरी मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑर्गन के पास लेके आता है एकदम मस्त रेड कलर का, उसको आर्टरी बोलते हैं। बट यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो CO2 रिच ब्लड आ रहा है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे मिसनॉमर बोलते हैं। मिसनॉमर मतलब इसको ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, एंड जो ये O2 रिच ब्लड लेके जा रहा है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। वाई पल्मोनरी? बिकॉज ये लंग्स में आ रहे हैं और लंग्स से लेके जा रहे हैं, ठीक है, इतना समझ गया। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर ऑर्गन्स तक लेके जा रही है, ये है आपकी एओर्टा, ठीक है। तो यही हो रहा है। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। देखो अब ये जो O2 है ये कहाँ डिफ्यूज़ हो रहा है, ये रेड वाले से O2 निकल रहा है, लंग्स से ये रेड वाले में O2 निकल रहा है। तो देखो O2 जो है जिसका पार्शियल प्रेशर कितना था 104 एल्वियोलाई में, तो वो देखेगा कि अरे यार मुझे तो यहाँ पे जो CO2 रिच है यहाँ पे इसका पार्शियल, ये तो पूरा CO2 रिच ब्लड आ रहा है यहाँ से। तो क्या देखेगा एल्वियोलाई कि भाई ये देख यहाँ से ना पूरा CO2 वाला ब्लड आ रहा है, तो मुझे इसमें ऑक्सीजन डालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ गया, यहाँ चला गया, समझ में आ गया। ऑक्सीजन अगर यहाँ चला गया पल्मोनरी वेन के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और वहीं से एओर्टा के थ्रू इधर गया। अभी इधर उसने देखा कि अरे ये टिश्यूज़ में O2 का जो लेवल है वो कितना है, वो कम है O2 का लेवल टिश्यूज़ में, तो वो यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे CO2 के साथ हो रही है। देखो अभी ये मैं आपको इधर से समझाती हूँ। देखो ये वाला चीज़ ध्यान रखो क्या हो रहा है। एटमॉस्फेरिक एयर में O2 कितना है, एटमॉस्फेरिक एयर में O2 इज़ 159, तो और एल्वियोलाई में 104, तो 159 104 से ज़्यादा है तो O2 क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई से जो एल्वियोलाई में लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, लंग्स में देखो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था ना, तो वापस इसमें आपको पता है एल्वियोलाई में 104 है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है उसमें 40 है, तो 104 और 40 कितना गैप है, तो वापस एल्वियोलाई क्या करेगा, ब्लड आर्टरीज में उसको प्योरीफाई करके भेजेगा ऑक्सीजन से। तो देखो यहाँ पे ये प्योरीफाई करके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मतलब जो एओर्टा पे जा रही है, एओर्टा मतलब ये जो जा रही है ये इसमें है 95, ठीक है, इसमें क्या है 95, और ये देख रहा है कि ये जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के पास कितना है 40, तो वापस 95 से 40 डिफ्यूज़ नहीं होगा क्या, होगा, जाहिर सी बात है होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो ये O2 का पहले देख लो, O2 एयर में एटमॉस्फेयर में O2 इज़ 159 O2 और इधर एल्वियोलाई में 104, सो O2 यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि ये जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये जो ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
इसका है 40 mm Hg, 40 mm Hg, ठीक है इसका। तो अभी एल्वियोलाई ने देख लिया कि बाबा ये जो ब्लड यहाँ से हमारे यहाँ चल के आ रहा है, ये जो ब्लड यहाँ से घूम रहा है, इसका तो 40 mm Hg है, ठीक है। कितना ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन कितना है 40 mm Hg है, तो 104 बहुत ज़्यादा हो गया ना 40 से, तो इसीलिए क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। क्या डिफ्यूज़ हो जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगा और इसको पूरा ऑक्सीजनेटेड बना देगा। ऑक्सीजनेटेड बना देने के बाद अभी इसका O2 लेवल कितना हो गया, इसका O2 लेवल हो गया 95 mm, ठीक है 95 mm हो गया। तो चलो ठीक है, इसने ये पाथ फॉलो किया, फिर यहाँ से ये यहाँ गई, यहाँ से फिर से ये यहाँ गई, एओर्टा अगेन इट इज़ 95 mm Hg, ठीक है मस्त 95 पे चल रही है, ये 95 पे चल रही है, 95 mm Hg। अब ये देखती है कि यहाँ पे जो टिश्यूज़ है इसमें O2 कितना है, टिश्यूज़ में ये O2 देखती है तो देखती है कि भाई ये टिश्यूज़ में तो कितना कम O2 है, इसमें तो 40 है और मेरे पास 95 है, तो क्या मैं यहाँ डिफ्यूज़ कराऊँ O2 को, करा दूँगी। तो यही तो चीज़ हो रही थी, यही तो पूरा रामायण था। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ O2 का देखा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ O2 का देखा, अब हम आगे जाके पूरा CO2 भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो किड्स प्लीज़ हैव अ लुक, लास्ट टाइम एक्सप्लेनिंग यू दिस, ओके दिस इज़ द लास्ट टाइम एक्सप्लेनिंग यू दिस, प्लीज़ हैव अ लुक हियर। एटमॉस्फेयर में वी हैव 159 O2, ठीक है। देखो इधर से बताओ क्या, देखो इधर बता देती हूँ मैं आपको। सी अब एटमॉस्फेयर में ये आपका एल्वियोलाई है, एटमॉस्फेयर में O2 कितना है 159, ठीक है, और एल्वियोलाई में 104, ठीक है O2 104। फिर यहाँ से एल्वियोलाई के बाद जो आपका ब्लड वेसल जाता है, ठीक है, एल्वियोलाई में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें है 40, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई विल मेक अ गुड डायग्राम फॉर यू ऑल। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको बता रही हूँ। देखो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कितना है 159, एल्वियोलाई में कितना है 104। मैंने आपको क्या बोला, एयर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऑक्सीजन अंदर आ गई। अब अंदर आने के बाद यहाँ से जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लोग को पता है क्यों आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर होने के लिए। कहाँ से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से आ रहा है, राइट, कहाँ से आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से इधर जा रहा है विद पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में O2 का लेवल कितना है 40 mm Hg। तो अभी ये एल्वियोलाई देख रहा है कि भाई ये ब्लड आ रहा है, इसका 40 mm Hg है, इसको तो हमें प्योर करके भेजना चाहिए, ठीक है। तो O2 वापस डिफ्यूज़ हो जाएगा, O2 डिफ्यूज़ होके कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स के पास जाएगा, ठीक है। और इसमें पूरे में क्या है 95 mm Hg, 95 mm Hg के साथ। अब ये देखेगा कि 95 mm Hg तो एओर्टा में है और यहाँ पे O2 40 है, तो वापस O2 यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पाथ आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला पाथ आपको याद रखना है। आर वी क्लियर टिल दिस। अब आते हैं ऐसे में ही हम CO2 की बात करेंगे, ठीक है, ऐसे में ही हम CO2 की बात करते हैं। CO2 का देखो, अब CO2 देखना, ठीक है सारे लोग, देखो CO2 सबसे ज़्यादा। तो अभी हम लोगों ने इधर तक तो पढ़ लिया ना, मैंने आपको ये समझा दिया है कि हो क्या रहा है, कैसे डिफ्यूजन हो रहा है। नाउ लेट अस कम टू कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चीज़ हो रही है। देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अगर आप एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड देखो तो बहुत कम है, इट इज़ 0.3, वेयर इज इन एल्वियोलाई में देखोगे तो कितना है 40, ठीक है। मतलब क्या होगा, एल्वियोलाई से एयर में एटमॉस्फेयर में जाएगा,
अब एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में जाने के लिए आप उससे भी बड़ा ग्रोथ देखोगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है और एल्वियोलाई में 40 है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई में जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज़ में 45 है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा। अब यहीं पे वो देख लो, देखो जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 कितना है 0.3, वेयर एज यहाँ पे CO2 कितना है 40, तो 40 से 0.3 से 40 आएगा या 40 से 0.3 जाएगा। 100% इट विल गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो इट विल गो फ्रॉम 40 टू 0.3। अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है 40 टू 0.3। उसके बाद आगे आ रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आ रही है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज़ वेरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो है 45, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या है 45 है। तो अब 45 से 40 में जाएगा ना, 45 अगर CO2 की वैल्यू है यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में तो वो 45 से 40 में जाएगा। तो आप देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरी से कहा गया एल्वियोलाई, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग यार, हाँ पल्मोनरी आर्टरी से कहा गया एल्वियोलाई। तो देखो वेरी सिंपल, तो गया कहा पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलाई में गया और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में गया। अब उसके लिए आपको ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड से पल्मोनरी आर्टरी में गया कैसे। तो देखो टिश्यूज़ में जो आपका ये होगा ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो टिश्यूज़ में रहेगा वो कितना है 45, ठीक है। टिश्यूज़ में CO2 कितना है 45 और यहाँ पे जो CO2 आ रहा है, PCO2 वो है 40, तो ऑफ कोर्स अब ये 45 से कहाँ जाएगा 40 में जाएगा ना, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो PCO2 है वो 40 है और टिश्यूज़ में PCO2 उससे भी ज़्यादा है 45, तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर से लो इधर जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर ऑफ CO2 से लो प्रेशर ऑफ CO2 में जाएगा ना, तो 40 से 45 से 40 में जाएगा। तो वही तो हो रहा है, तो CO2 इज गोइंग फ्रॉम टिश्यूज़ टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इट इज़ टिश्यूज़ से लेके वीना केवा और वीना केवा से लेके वो कहा जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी से एल्वियोलाई के थ्रू बाहर जा रहा है, ठीक है। यही आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना ही आना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट हैपनिंग, यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो O2 है ना, मतलब CO2 इज ट्रैवलिंग फ्रॉम टिश्यूज़ से CO2 जा रहा है आपका पल्मोनरी, सो वही तो हो रहा है ना, टिश्यूज़ से जो O2 है मतलब CO2 है वो कहाँ जा रहा है, वो आपका जा रहा है वीना केवा में, मतलब वेन्स में जा रहा है। वाई, बिकॉज टिश्यू में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था 45 और ये जो आर्टरी लेके आ रही थी, जो एओर्टा लेके आ रही है उसमें पार्शियल प्रेशर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का 40, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 45, सो फ्रॉम 45 इट विल गो टू 40, ठीक है। तो ये 45 से 40 में गया तो यहाँ पे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल कर रहा है। अब इसका O2 लेवल कितना है 40 और PCO2 लेवल क्या है 45। अब ये PCO2 लेवल 45 के थ्रू ट्रैवल करेगा, ये 45 और यहाँ जाके देखेगा कि यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 45 है, तो वापस ये एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाएगा और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ होगा। आई नो दिस डायग्राम बहुत ख़राब हो गया है बट आई होप आपको ये समझ गया है वैल्यूज़, आई होप यू गॉट दिस वैल्यूज़। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब अहेड हम लोग आ रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को मैंने समझा दिया हाउ इट इज़ गोइंग, ठीक है। आपको जब ट्रैवल कर रहे हो तो O2 विल ट्रैवल फ्रॉम ऐसे जा रही है O2, ठीक है, बट ये ऐसे जा रही है, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर ऐसे। नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द alveolar air is 104 and in the arterial blood is 40, so alveoli से arterial blood और the same is happening. I think you understood this exchange वाला पूरा, ठीक है। आधे घंटे से मैं आपको ऑलमोस्ट वो एक्सचेंज वाला ही समझा रही हूँ, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए, अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। नाउ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज। ओके, सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, ठीक है।
and diffusing capacity is directly proportional to partial pressure difference. Then diffusing capacity is inversely proportional to thickness. तो diffusing capacity is basically depending upon the three parameters. एक तो है solubility of gas, जो गैस ज़्यादा soluble होगा वो ज़्यादा diffuse करेगा. देखो क्योंकि solubility of CO2 जो है वो 20 to 25 टाइम्स हायर है O2 से. ठीक है, solubility of CO2 is 20 to 25 times higher. Very important NEET PYQ question. ओके, solubility of CO2 is 20 to 25 times higher. इसीलिए आपके इसमें जो CO2 है वो बहुत easily diffuse होगा rather than O2. ठीक है, now diffusing capacity is directly proportional to partial pressure difference. अब partial pressure difference क्या हो गया कि देखो जहाँ पे partial pressure difference मतलब सपोज आप देख रहे हो कि एल्वियोलाई में, ये आपका एल्वियोलाई था, राइट, दिस वॉज योर एल्वियोलाई. एल्वियोलाई में 104 था ऑक्सीजन का और एटमॉस्फेयर में 159 था. ठीक है, तो 159 माइनस 104, ठीक है, इट्स ऑलवेज अ हाई वैल्यू, सो देर विल बी अ फास्ट डिफ्यूजन. रैदर देन अगर मैं 5 और 4 लूँ तो डिफरेंस इज ऑफ 1, तो उसमें थोड़ा डिफ्यूजन कम होगा. ठीक है, तो ये याद रखना है. तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन? देखो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये एल्वियोलाई हो गया. अरे यार आई एम सॉरी. ओके, सपोज दिस इज योर एल्वियोलाई, तो दिस इज योर एल्वियोलर एपिथेलियम. दिस इज नथिंग बट एल्वियोलर epithelium. This is alveolar epithelium. Okay, this is alveolar epithelium. And what is this? This is endothelium. Endothelium. So this is alveolar epithelium and this is endothelium. और इसके बीच में होता है एक basement membrane. Okay, इसके बीच में है एक basement membrane. So this basement membrane, okay, this is your basement membrane. And these three together constitute respiratory membrane. Okay, these three together constitute respiratory membrane. So that's what you have to understand. What are you understanding from this? You have this alveolar epithelium, you have this basement membrane, and you have this endothelium. So this three will constitute the respiratory membrane. Please have a look over here. Please have a look. ठीक है, प्लीज गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर ये जितना बड़ा रहेगा तो उतना गैस को प्रॉब्लम आएगा ना डिफ्यूज करने के लिए. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, सो हो गया अभी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी. अभी आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. अगेन वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो वी हैव हियर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वी हैव कंप्लीटेड विद द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड नाउ वी आर हियर टू कंप्लीट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस. राइट, वी आर हियर टू कंप्लीट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस. तो पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या है कि O2 जो है इट इज़ 97% ट्रांसपोर्टेड बाय RBC ब्लड एंड 3% इट इज़ डिजॉल्व इन द प्लाज्मा साइट. ठीक है, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड. तो सबसे पहले दो चीज़ें याद रखनी है. 97% जो ऑक्सीजन है ना वो RBC के फॉर्म में, RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें बाइंड करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है और बाकी का जो 3% है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व है. तो मेन फोकस हमारा ये 97% पे रहेगा अभी. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इन RBC 97% ऑफ O2 से बाइंड है. ठीक है, हीमोग्लोबिन इन RBC 97% मतलब 97% ऑफ O2 जो है वो हीमोग्लोबिन इन RBC से बाइंड होके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है. तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाय 2 वेज. 97% विच इज बाइंड टू द हीमोग्लोबिन इन RBC एंड 3% विच इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. ओके, नाउ व्हाट इज हीमोग्लोबिन, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. सबसे पहले तो यही जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर 97% अगर वो इससे बाइंड है, RBC के हीमोग्लोबिन से बाइंड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय दिस हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट इट्स अ आयरन कंटेनिंग, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. इसके 4 चेन्स होते हैं, 4 यूनिट्स, अल्फा चेन्स और बीटा चेन. देयर आर 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन. ठीक है, ये देखो ये 2 अल्फा चेन्स है एंड 2 बीटा चेन है. ठीक है, ये 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है. हर एक यूनिट के साथ Fe+2 अटैच होता है, Fe+2 अटैच है हर एक के साथ. ठीक है, और हर एक इसके साथ O2 अटैच होता है. तो बेसिकली क्या हो गया,
एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, हर एक चेन के साथ एक Fe+2 और एक O2 अटैच, तो टोटल 4 Fe+2 है प्लस 4 O2 के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। किधर गया? So therefore one Hb will transport 4 molecules of O2. Am I clear? Am I clear till here? Okay. Now let's move ahead. Each hemoglobin can carry 4 molecules of O2. Clear? Very clear. Okay. अब आते हैं एकदम important point पे, ठीक है। अब you have 1 gram hemoglobin which is equal to 1.34 ml of O2. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, यू कैनॉट मिस दिस, राइट, यू कैन नेवर मिस दिस। ईच हीमोग्लोबिन विल कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया हीमोग्लोबिन क्या होता है। 97% हीमोग्लोबिन आरबीसी में है। और ठीक है, अभी देखो इफ़ वन, क्या बोला मैंने आपको समझा ना, O2 के 2 फॉर्म्स है, एक तो वो आरबीसी में बाइंड रहता है 97%, और एक होता है 3% जो प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड है। ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन से बाइंड है, हीमोग्लोबिन से बाइंड है। अब हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट है जिसके 4 चेन्स है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। हर एक चेन के साथ Fe+2, क्योंकि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है तो हर एक के साथ Fe+2 अटैच है, और हर एक के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक पूरा ये हीमोग्लोबिन जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अभी आपको पढ़ना है, देखो अब आपके बॉडी में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ले लो। अगर मैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ले लूँ तो उसके साथ इतना ऑक्सीजन ट्रैवल होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ 1.34 ml O2 रहता है, और आपके इसमें 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, किसमें? एवरी 100 ml ब्लड में। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना O2 ट्रैवल कर रहा है। हमारे 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 1 ग्राम अगर इतना, तो 15 ग्राम कितना O2? तो 15 इंटू 1.34 तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है? 20 ml। ये कैलकुलेशन पार्ट है, वापस बता रही हूँ। देखो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml O2 रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग ने मॉलिक्यूल वाइज स्टडी किया ना, यहाँ पे तो क्या था, एक Hb मॉलिक्यूल में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ये। ठीक है, तो वैसे 1 ग्राम, अभी हम लोग ने यूनिट चेंज किया, अगर ग्राम की बात करेंगे तो 1.34 ml O2 है। तो 100 ml ब्लड में कितना? 15 ग्राम Hb है। ओके, तो अगर 1 ग्राम Hb में इतना, तो 15 ग्राम Hb में कितना होगा? तो 15 इंटू 1.34 किया, और उसके बाद 20 ml ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 100 ml ब्लड देखूं, अगर मैं 100 ml ब्लड लूँ तो उसमें कितना ऑक्सीजन रहेगा? 20 ml ऑक्सीजन रहेगा। आर वी क्लियर? ओके, नाउ इन अ कंडक्टिंग साइकिल ब्लड गिव्स 25% ऑफ O2 टू द टिश्यूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब देखो एक बात ध्यान रखना, 100 ml ब्लड अगर है उसमें 15 ग्राम Hb है और उसमें 20 ml O2 है। O2 का लेवल 100 ग्राम ब्लड में कितना है? 20%। अब उस 20% 20 ml O2 में भी 20% O2 में भी वो सिर्फ 25% अपने टिश्यूज़ को दे पाता है। वो सिर्फ 25% O2 ही अपने टिश्यूज़ को देगा। तो 20 में से 25% ऑफ 20 कितना है? 5 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास 100 ml ब्लड है, उसमें भले 20 ml आपका ऑक्सीजन होने दो, लेकिन वो दे कितना पाएगा? 5 ml ही टिश्यूज़ को दे पाएगा। ये रही इसकी बात का मतलब। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, दिस विल क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। आप बार बार रिवाइज कर लो, आप मेरे साथ नोट बना के लिख लो ये चीज़, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। इतना अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको इतना अच्छे से। ठीक है, नाउ नोट दिस, व्हाट यू आर गोइंग टू नोट। सी, अब आपको ये एक बात याद रखना है, आप बोलोगे ऑक्सीजन इज गेटिंग कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नो, ऑक्सीजन जो है ना, ये हमेशा हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल वे में कंबाइन करती है, रिवर्सिबल वे में कंबाइन करती है, और इसको ऑक्सीजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, नॉट ऑक्सीडेशन। अभी ये क्यों है? रिवर्सिबल बाइंडिंग, रिवर्सिबल बाइंडिंग।
वाई रिवर्सिबल बाइंडिंग? बिकॉज वी नो दैट ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड है, यहाँ पे Hb के साथ O2 बाइंडेड आ गया, यहाँ पे O2 इज बाइंड विथ Hb, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ से ये Hb O2 के साथ बाइंड होगा, ठीक है। देखो वापस एक बार बताती हूँ आपको। सपोज दिस इज योर एल्वियोलाई, यहाँ O2 आया, ओके, देन दिस इज योर ब्लड वेसल्स, दिस इज योर ब्लड वेसल्स, एंड नाउ this is your organ, this is your organ, okay, this is your organ. So अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर O2 इधर आ रहा है, ठीक है, O2 इधर आ रहा है तो O2 किस कंबाइंड विथ Hb, बट अगर वो इधर जा रहा है तो उसको Hb से डिसोसिएट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देना है। यहाँ पे तो चलो हीमोग्लोबिन के साथ O2 है, ये हीमोग्लोबिन है और इसके अंदर O2 है ब्लड में ट्रैवल करते टाइम, बट ऑक्सीजन ऑर्गन में अगर देना है मुझे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग होना पड़ेगा, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग होना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए, तो ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल गया, हीमोग्लोबिन वापस ब्लड में चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नो। इसीलिए इरिवर्सिबली कंबाइन होता है, इसीलिए क्या होता है, इरिवर्सिबल कॉम्बिनेशन होता है, किसका, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि बहुत जगह पे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, एंड उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। वाई? बिकॉज इन alveoli there must be a combination. In alveoli hemoglobin and oxygen has to bind with each other, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन हैज़ टू बाइंड विथ ईच अदर इनटू द एल्वियोलर कैपिलरीज, जिससे कि वो डिफ्यूजन हो पाएगा। लेकिन टिश्यूज़ में हमें ऑक्सीजन अलग से चाहिए टिश्यूज़ को, तो टिश्यूज़ में आने के बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, सो दैट ऑक्सीजन टिश्यू को अवेलेबल हो पाए, टिश्यू उससे एनर्जी जनरेट कर सके, ठीक है। तो यही हो रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन में, ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन में यही चीज़ें हो रही है, यही आपको समझना है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टॉपिक है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मोस्टली लोगों को ये समझ में नहीं आता है, बट आपको इधर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों सबसे पहले तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से इरिवर्सिबल बाइंड हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि बेटा उसको ना एल्वियोलाई का जो वो पल्मोनरी एल्वियोलाई में उन दोनों को साथ में आना पड़ेगा, इन दोनों को बाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज वो एल्वियोलाई से क्रॉस करके कहाँ आ रहा है, ब्लड में आ रहा है ना, तो ब्लड में इन दोनों को साथ में ट्रैवल करना है। लेकिन जब वो टिश्यूज़ में आएगा तो टिश्यूज़ को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, राइट, टिश्यूज़ को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको दोनों को अलग होना पड़ेगा। तो इसीलिए देयर विल बी रिवर्सिबल बाइंडिंग, जिससे कि वो डिसोसिएट हो पाए वापस एक साथ हो पाए, डिसोसिएट हो पाए वापस एक साथ आ पाए, ठीक है। अभी वही है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यही तो पढ़ा ना हमने, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। अभी देखो, अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? वेरी सिंपल, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, O2 का पार्शियल प्रेशर को परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विथ ऑक्सीजन के साथ प्लॉट किया जाता है। कि देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, सैचुरेशन Hb का भी बढ़ेगा। देखो आप अगर ये Hb ले लो, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन ले लो, सपोज आप ये डब्बा ले लो, ठीक है, आप ये डब्बा ले लो, सपोज आई एम टेकिंग दिस कंटेनर, इसमें बहुत सारा O है, बहुत सारा O2, 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 ठीक है। तो ये सैचुरेट हो जाएगा, पूरा सैचुरेशन बढ़ जाएगा ना उसका, बहुत जल्दी बढ़ जाएगा अगर इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा O2 का अंदर, ठीक है, तो ये सैचुरेट हो जाएगा Hb। तो वैसा ही है कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन होगा हीमोग्लोबिन का, उतना ज़्यादा वो हीमोग्लोबिन के पे प्रेशर लगाएगा कि भाई हमको ट्रांसपोर्ट कराओ। और एक पॉइंट ऐसा आएगा तब हीमोग्लोबिन बोलेगा कि नहीं भाई अभी मैं नहीं करा सकता, मेरा ये कैपेसिटी ख़त्म हो चुका है, वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको वही बताऊंगी, देखो ये रहा आपका, ये रहा सपोज आपका एक कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज यहाँ पे 40 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, तो इसका सैचुरेशन अगर है 50%, जस्ट दिस इज़ अ वैल्यूज़, हाँ ऐसे मैं बता नहीं रही हूँ। और अगर मैंने इसका पार्शियल प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया, 40 से मान लो मैंने 70 कर लिया,
तो आप देख रहे हो कि बाबा हाँ इसका तो सैचुरेशन भी, परसेंटेज सैचुरेशन भी 80 पे पहुंच गया. तो दैट इज ऑल वॉट हैपनिंग, राइट? दैट इज वॉट इट इज हैपनिंग. दैट इज वॉट इट इज हैपनिंग. You have to keep in mind this only thing. Okay, that is what it is happening. So as the partial pressure of oxygen increases, the percentage saturation is also increasing. Okay, the percentage saturation is also increasing. There are some factors which will interfere with the percentage saturation. देखो अब क्या होगा, टिश्यूज़ में आपको क्या कराना है, डिसोसिएट कराना है. ठीक है, तो अभी देर आर सम फैक्टर्स, जैसे कि पीएच. अगर पीएच कम है तो एसिडिक पीएच है. अगर डीपीजी ज़्यादा है, इंक्रीजिंग डाइफॉस्फोग्लाइसरेट. ओके, इंक्रीज इन डाइफॉस्फोग्लाइसरेट. डिक्रीज इन पीएच मतलब एसिडिक पीएच अगर है, अगर डाइफॉस्फोग्लाइसरेट एक तरह का एंड प्रोडक्ट है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, अगर वो ज़्यादा है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा. किससे डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन विल गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम एचबी. ऑक्सीजन और एचबी अलग अलग हो जाएंगे. ठीक है, तो अलग कहाँ करवाना है हमें? टिश्यूज़ में करवाना है. तो ये सारे कंडीशंस कहाँ होंगे? टिश्यूज़ में. क्या होगा टिश्यूज़ में? वही तो होगा ना कि पीएच कम होगा, एसिडिक पीएच होगा, डीपीजी सबसे ज़्यादा रहेगा और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा. ठीक है, और ये कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा अगर ये सारे कंडीशंस है तो. ठीक है, तो टिश्यूज़ में क्या होता है बेसिकली, याद रखना, टिश्यूज़ में ना आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई रहता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम रहता है. सो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे कितना कम है. ठीक है, और वही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे इतना ही होने के बावजूद इसका सैचुरेशन बहुत है. आपको समझ रहा है क्या? वापस एक बार समझाती हूँ. देखो ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट. अब द ग्राफ विल इधर शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू इधर शिफ्ट फ्रॉम राइट. सो बेसिकली वी वांट दैट कि द ग्राफ इफ इट शिफ्ट टू राइट, अगर ग्राफ राइट पे शिफ्ट हो गया तो देयर विल बी डिसोसिएशन. हम लोगों को डिसोसिएशन कहाँ पे चाहिए? हम लोगों को डिसोसिएशन चाहिए टिश्यूज़ में. तो ये सारे कंडीशंस कहाँ प्रेजेंट होंगे? टिश्यूज़ में. टिश्यूज़ में क्या होगा? 100%. टिश्यूज़ में क्या होगा? कम होगा ना. O2 कम होगा, CO2 ज़्यादा होगा. अगर O2 कम है तो परसेंटेज सैचुरेशन भी कम होगा. ठीक है, और ये टूट भी जाएगा. वेर इन अगर मैं लेफ़्ट पे शिफ्ट कराती हूँ, अगर मैं लेफ़्ट पे शिफ्ट कराती हूँ कर्व, तो क्या हो रहा है? लेफ़्ट पे शिफ्ट होने के बाद PCO2 कम हो रहा है और PO2 ज़्यादा हो रहा है. पीएच भी बेसिक बन रहा है, डीपीजी कम हो रहा है, टेम्परेचर शिफ्ट. तो ये वाले कंडीशंस कहाँ हो गए? ये सारे कंडीशंस हमको कहाँ चाहिए? एल्वियोलाई में चाहिए. एंड यहाँ पे क्या होगा? एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन विल इंक्रीज. ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग. सी, शिफ्ट टू लेफ्ट इज इंक्रीज इन द O2 एफिनिटी विथ HB एंड शिफ्ट टू राइट इज डिक्रीज इन द O2 एफिनिटी विथ HB. शिफ्ट टू राइट मतलब क्या? ये सारे कंडीशंस जहाँ पे एसिडिक पीएच होगा, टेम्परेचर हाई होगा. टेम्परेचर हाई होगा तो डिसोसिएट कर जाएगा, इंक्रीज इन डीपीजी. कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन बाइंडिंग तो कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही इतना कम है. ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर ही कम है तो बाइंडिंग होगा क्या? नहीं होगा. बाइंडिंग होगा क्या? नहीं होगा. तो अपने आप ये वाले सारे कंडीशंस कहाँ पे होंगे? टिश्यूज़ में होंगे, क्योंकि हमें इन रियल टिश्यूज़ में क्या चाहिए? टिश्यूज़ में ये सारे कंडीशंस चाहिए हमें. वी नीड टू डिसोसिएट O2 फ्रॉम HB सो दैट O2 विल बी अवेलेबल फॉर द टिश्यूज़. एंड इन एल्वियोलाई वी नीड टू बाइंड O2 टू HB. सो यहाँ पे पीएच कम, हाई PO2, लो PCO2 एंड लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर. H+ कॉन्सेंट्रेशन भी ध्यान रखो, यहाँ पे H+ हाई रहता है, यहाँ पे H+ लो रहता है जहाँ पे बाइंड करवाना है. ठीक है. Now what do you mean by Bohr's effect? Bohr's effect is nothing but just the shift of the curve to the right side. Okay, it is nothing but the shift of the curve to the right side. Shift of oxygen dissociation curve to right due to high concentration of CO2 in tissues. ओके, थैंक यू गाइज फॉर दिस. एंड अगले मॉड्यूल में मैं आपको
अगला पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच।